बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाने की प्री प्लान्ड साजिश पकड़ी गई है। इसके तमाम किरदार मुकम्मल तौर पे बेनकाब हो चुके हैं और इस हवाले से ठोस शवाहिद जो है वो फैसला साजों के पास पहुँच चुके हैं। इस साजिश में कौन कौन मुलव्वस था, किसने कितना पैसा लगाया, किसका क्या किरदार था और किसने अपना किरदार अदा करके इस इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की पूरी कोशिश की। आखिर ये साजिश कैसे नाकाम हुई, कैसे पकड़ी गई, ये तमाम एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जिक्र करेंगे सदर आरफ अलवी साहब का और बुशरा बीबी का। वैसे तो बात हमने शेर अफजल मरवत, मिशाल यूसुफजई और गौहर बैरिस्टर गौहर साहब के हवाले से भी करनी है। एक वीडियो भी है जिसमें जो है वो बड़ी नाजेबा किस्म की हरकत जो हैं वो सामने आ रही हैं। लेकिन खैर वीलो का आगाज़ जो है वो सदर आरफ अलवी साहब से करते हैं, क्योंकि सदर आरफ अलवी पाकिस्तान के सबसे बड़े आइनी ओहदे पर फाइज शख्सियत हैं और उन्होंने बहुत अहम ज़िम्मेदारियां भी अदा करनी है। वैसे तो वो अपनी आइनी मुद्दत मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन अगले सदर के इंतखाब तक वो ऐवान सदर में है और इस वक्त सबसे बड़ा जो जमहूरी तकाजा है वो है मुंतखब पार्लिमान का पहला इजलास बुलाया जाना। ये पहला इजलास बुलाना इसलिए भी ज़रूरी है कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात का जो इजलास है वो 21 दिन के अंदर, यानी कि वो 29 फरवरी 2024 तक बुलाना लाजम है। तो ज़राए के मुताबिक ऐवान सदर एक समरी भेजी गई है जिसमें ये कहा गया है कि कौमी असम्बली का इजलास जो है वो 26 फरवरी को तलब किया जाए, जिसमें 9 मुंतखब अरकान असम्बली से हलफ लिया जाएगा। लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक सदर आरफ अलवी साहब ने इस समरी पे दस्तखत नहीं किए। इसके अलावा कुछ शुनीद ऐसी भी है कि सदर आरफ अलवी साहब ने इस समरी पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है और उनका ये कहना है कि जब तक असम्बली कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक इजलास ना बुलाया जाए। अच्छा, कंप्लीट से मुराद क्या है? उनका ख्याल ये है कि वो लोग जो कि तहरीक इंसाफ की हमायत से आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए और उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली है, तो लिहाजा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इन मेंबरान की जर्नल नशिस्तों के तनासुब से जो मखसूस नशिस्तें बनती हैं वो इन्हें अलाट कर दी जाएँ। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन पहले अपना नोटिफिकेशन जारी करे ताकि असम्बली के जो तमाम मेंबरान हैं उनकी तादाद कंप्लीट हो और इस कंप्लीट तादाद के साथ पार्लिमान जो है वो मुकम्मल होगी, तो फिर मुकम्मल जो पार्लिमान है, कौमी असम्बली है, उसका इजलास जो है वो मुनक्कद किया जाए। ये शुनीद है, इस हवाले से कोई ठोस शवाहिद या कोई तस्दीक शुदा खबर जो है वो नहीं है। शुनीद कैसे है कि ये जो मैंने आपके साथ बात रखी ना कि सदर अलवी साहब का इनकार, यह बुनियादी तौर पे तहरीक इंसाफ की तरफ से इनके मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स है उस पर बड़ी ट्रोलिंग की जा रही है कि सदर अलवी ने इनकार कर दिया। लेकिन ऐवान सदर के जो ज़राए हैं उनसे जो हमने चेक किया है उसके मुताबिक ये है कि अभी तक सदर साहब ने ना तो समरी को अप्रूव किया है और ना ही इसको रिजेक्ट किया है, क्योंकि इनकार करने की भी जो है वो एक तहरीरी शक्ल होती है। सदर साहब ऐसे नहीं कह सकते, वर्बली नहीं होता कि जा जी मैं नहीं मानता, ऐसे नहीं होता। वो होता ये है कि सदर साहब के पास एक एडवाइस आती है, वो तहरीरी शक्ल में आती है, एक फ़ाइल की सूरत में आती है, फिर सदर साहब अगर उसको एक्सेप्ट करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है और अगर उसको वो किसी एतराज़ के साथ रिजेक्ट करते हैं तो वो तहरीरी तौर पे एतराज़ होगा और वो तहरीरी तौर पे ही मुतलका जो अथॉरिटी है, यानी कि असम्बली सेक्रेटेरिएट की तरफ से ये एडवाइस है, तो असम्बली सेक्रेटेरिएट को तहरीरी तौर पे बताया जाएगा। अभी जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है तब तक ना तो तहरीरी तौर पे कोई एतराज़ बताया गया है और ना ही समरी को रिजेक्ट किया गया है। लेकिन इजलास बुलाने के लिए जो आइनी एक हद है वो 29 फरवरी है, यानी कि सदर साहब अगर इसको डिले करते भी हैं, वैसे तो सदर साहब उनका वो तरीका वारदात ये है कि वो किसी भी समरी को मेरा ख्याल है 15 दिन तक शायद वो इल्तवा का शिकार रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मामला ये है कि 29 फरवरी तक इजलास बुलाया जाना लाजिम है।
तो अगर सदर साहब ये इजलास नहीं बुलाएंगे तो फिर एक तरह से वो आईनी खिलाफ वर्जी के मुर्तकब भी करार पाएंगे। हालांकि इससे पहले भी सदर साहब के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन मौजूद हैं। सदर मुमलिकत ने जब इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ था तहरीक अदम एतमाद वाला, तो आपको याद है ना कि कासिम सूरी साहब की वो रूलिंग और फिर असम्बली की तहलील, चूँकि सदर साहब ने तहलील कर दी थी असम्बली, इस मामले पर भी सदर साहब के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि इनके खिलाफ आइन को तोड़ने की जो कार्रवाई है, यानी कि आर्टिकल 6 का मुकदमा इनके खिलाफ कायम किया जा सकता है। तो एक तो इनके खिलाफ पहले ही वो एक तलवार जो है वो मौजूद है, तो दूसरी अगर ये इस तरह की हरकत करेंगे तो उसका नतीजा भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन इजलास तो 29 फरवरी से पहले होना है, हर सूरत होना है, वो हो जाएगा। सदर साहब चाहे जितना मर्जी इसमें जो है वो अपनी हडल्स पैदा करने की कोशिश करते रहें, बिलाखिर उनको जो है वो आइन के सामने सरनगू होना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरी कोई राय नहीं। और इसी तरह बुशरा बीबी साहबा के हवाले से एक बड़ी तशवीशनाक खबर है। वो खबर यह है कि बुशरा बीबी जो कि बनी गाला में मौजूद हैं और वहाँ पे वो कैद हैं, चूँकि बनी गाला को सब जेल करार दिया गया है और वहाँ पे अडयाला जेल के जो अमला है, लेडी एहलकार जो हैं उन्हें तैनात किया गया है। और बुशरा बीबी के हवाले से आपको पता है ना, कुछ ऐसी खबरें आ रही थी कि उनकी तबीयत ख़राब है गुज़िश्ता दिनों, यहाँ तक कहा गया कि जी उन्हें तेज़ाब शायद खाने में दिया गया है जिसकी वजह से उनके मुंह में छाले बन चुके हैं, पेट भी ख़राब है। तो फिर बाद में पता ये चला जब बुशरा बीबी से वकला ने मुलाकात की तो वो जो थे अपना आई थिंक नईम हैदर पंचोता साहब ने कहा था कि बुशरा बीबी को जो खाना दिया गया था उसमें मिर्चें ज़्यादा थी, यानी कि वो ज़्यादा जो है वो मिर्च मसाले वाला था, इस वजह से उनके मुंह में छाले बन गए। लेकिन पता नहीं वो तेज़ाब था, मिर्च मसाले वाला मसला था, या कि वैसे ही शोशा था या वैसे ही प्रोपेगेंडा था, क्योंकि प्रोपेगेंडे में तो तहरीक इंसाफ का कोई और दूसरा मुकाबला कर ही नहीं सकता। ना सिर्फ तहरीक इंसाफ बल्कि बुशरा बीबी की जो है ना बहन मरियम वट्टू साहबा जो है, मरियम रियाज वट्टू पूरा नाम है उनका, उन्होंने भी इस हवाले से जो है वो गुज़िश्ता दिनों एक ट्वीट कर दी थी जिसमें उन्होंने एक वीडियो भी साथ शेयर कर दिया। आई थिंक वीडियो नहीं शायद तस्वीर थी कि एक एम्बुलेंस है और काफ़ी रश है, तो उन्होंने उसमें कहा जी मुझे ये बताया गया है कि बुशरा की हालत ख़राब होने पर उन्हें पिम्स मुंतकिल किया गया है। तो अब अंदाज़ा करें कि बग़ैर तस्दीक के इस किस्म की उन्होंने वो ट्वीट कर दी और इसका नतीजा क्या निकलना था? नतीजा ये निकलना था कि जनाब लोगों में एक अफरा तफरी पैदा हो सकती है कि ज़ाहिर है बुशरा बीबी जो हैं वो एक कैदी की हैसियत में हैं और वो इस वक्त रियासत की कस्टडी में हैं, उनकी ज़िंदगी की ज़मानत जो है वो रियासत ने देनी है। अगर उनको दौरान हिरासत कोई नुकसान पहुँचता है तो ज़िम्मेदार तो बराह रास्त जेल अथॉरिटीज़, जेल इंतज़ामिया और रियासत होगी। तो लिहाजा ये कैसे मुमकिन है कि फिर रियासत की तहवील में इस तरह का काम हो जाए? तो उन्होंने ये एक क्यास जो है वो पैदा करने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी गलत साबित हुई। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि बुशरा बीबी की हालत ख़राब है और बुशरा बीबी ये जो सरकारी डॉक्टर हैं या जेल के जो डॉक्टर साहिबान हैं उनसे वो चेकअप करवाने के लिए तैयार नहीं है। वो कहती नहीं जी हमें जो है ना उनके वो कोई मालज उनको ही इजाज़त दी जाए ताकि वो उनको चेकअप करवा सकें। अब ज़ाती मालज को चेकअप करवाने की अब वजह क्या हो सकती है? मतलब अदम एतमाद भी हो सकता है सरकारी डॉक्टर पे, लेकिन कोई और ऐसी वजह भी हो सकती है कि जी कोई ऐसी खबर ही ना बाहर आ जाए कि जो शायद लोगों तक ना पहुंचानी हो, तो ये वजह भी हो सकती है। और वैसे भी मुझे याद आ रहा है कि ना एक ख़बर वैसे मैंने भी वो आपके साथ शेयर की थी, लेकिन हमारे सीनियर सहाफ़ी और मेरे तो खैर वो बड़े भाई हैं जनाब इमरान शफ़क़त साहब, उन्होंने भी एक व्लॉग किया था जिसमें उन्होंने बुशरा बीबी और इमरान खान की शादी के बाद के कुछ वाक़यात का जिक्र किया था, जिसमें फ़राग गोगी की ख्वाहिश पर बुशरा बीबी ने शायद ये कोशिश की थी कि उनको जो है इमरान खान से भी औलाद नरीना जो है वो हो जाए। तो इस हवाले से लाहौर के एक बड़े नामवर हकीम साहब हैं, उनकी खिदमात भी हासिल की गई थी। हो सकता है कि वो हकीम साहब से चेकअप करवाना चाहें, हो सकता है जी, ये मतलब मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि अगर वो सरकारी डॉक्टर के पास जाने को तैयार नहीं है, जेल के डॉक्टर से चेकअप के लिए तैयार नहीं है, तो फिर हो सकता है हकीम साहब के पास जाए। वैसे भी मेरा ख्याल है कि वो ना ये जो अपना एलोपैथी मेडिसिन है ना उससे शायद अवॉइड करती हैं और देसी अद्वियात का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, और हो सकता है कि हकीम साहब से चेकअप कराएं। लेकिन अगर उनकी वाकई तबीयत ख़राब है तो उनको जो है वो चेकअप की सहूलत मिलनी चाहिए।
ये उनका बुनियादी इंसानी हक है जो किसी भी सूरत उनसे छीना नहीं जा सकता, और उनकी सेहत की ज़मानत जो है वो रियासत की ज़मानत है, तो लिहाजा उनका चेकअप होना चाहिए। उनकी इस बीमारी की वजह से अडयाला जेल का कैदी नंबर 420 जो है ना वो बड़ा परेशान है। अब कई लोग ये सोचेंगे ये कैदी नंबर 420 कौन है यार, ये कौन सा नया कैदी आ गया या ये क्या मामला है कि उससे कोई तशवीश होगी। तो सर मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे सोशल मीडिया वाले दोस्त हैं ना, तहरीक इंसाफ वाले, इन्होंने चूंकि गाने शाने बना दिए थे ना कैदी 804 वाला, तो कैदी 804 नहीं है इमरान खान का नंबर। अडयाला जेल में इमरान खान का नंबर कैदी नंबर 420 है। अब अंदाजा करें कि 420 बंदा, किरदार भी 420 और इसका कैदी नंबर भी 420। कैदी नंबर 420 जो है, जो कि इमरान अहमद खान न्याजी है, कैदी नंबर 804 जो है वो अडयाला जेल में हुआ करता था। अडयाला जेल से जब शिफ्ट हुए ना तो फिर उसके बाद कैदी नंबर 420, तो 420 नंबर का ये जो बंदा है जिसका नंबर भी 420 है वो भी परेशान है। तो लिहाजा यार इतना परेशान ना करें। कोई बात नहीं, अगर उन्होंने चोरी कर ली तोशा से, अगर उन्होंने अलकादर के नाम पे जो है वो अरबों खरबों रुपए के फ्रॉड कर लिए, अगर उन्होंने औने पौने दामों जो है वो ज़मीनें हथिया ली, अगर उन्होंने प्रॉपर्टी टाइकून से जो है वो 190 मिलियन पाउंड के इवज़ जो है वो अलकादर वाली ज़मीन ले ली, अगर हाकिम वक़्त की बहन ने सिलाई मशीनों के ज़रिए अरबों रुपए की दौलत कमा ली, अगर हाकिम वक़्त की बहन और बहनोई ने गरीबों की ज़मीनें औने पौने दामों ख़रीद ली या हासिल कर ली, और कौन सी क़यामत आ गई यार। कोई बात नहीं है, ज़रा इस मामले पे देखें ना, उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है ना, तोशा में सज़ा हो गई, साइफर में हो गई, अलकादर वाला केस जो है वो अदालत में चल रहा है। उनकी हमशीरा मोहतरमा जिन्होंने लिया में ज़मीनें ली लोगों से औने पौने दामों, उनके खिलाफ एंटी करप्शन में कार्रवाई चल रही है, हो जाएगा, मामला आगे निकल जाएगा। लियाकत चट्टा साहब जिन्होंने इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया था, देखें कुदरत का खेल कि लियाकत चट्टा खुद ही पकड़ में आ गया, वो हो गया। तो इंशाल्लाह चलें, ये चल रहा है मामला, लेकिन उसको इतना परेशान ना करें कि वो बेचारा जो है वो और तन्हाई का शिकार होता जाए, क्योंकि बुशरा बीबी पहले ही तन्हाई का शिकार है। अगर वो मुलाकात के लिए चाहते हैं तो की फ़र्क पैंदा है यार, करवा दो मुलाकात, कोई बड़ी बात नहीं है, मियाँ बीवी हैं। और इसके अलावा आप देखें ना, वो तो मियाँ बीवी हैं। अब यहाँ पे शेर अफजल मरवत, अली गौहर और मिशाल यूसुफजई, ऐसी ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं कि बंदा क्या करे, क्या बात करे। सिर्फ यही कह सकता है कि जैसा लीडर वैसे मानने वाले। इमरान खान की आपने वो ऑडियोज़ सुनी है ना, जिसमें वो मुख्तलिफ ख़वातीन जो रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ की उस वक़्त की, उनसे बातें फरमा रहे थे टेलीफोन पे और पूछ रहे थे हाँ किधर गई हो, नहीं नहीं अभी वापस आओ, और मैं अब कैसे बयान करूं, तुम्हें कैसे अच्छा लगता है, जैसे भी अच्छा लगता है। तो अपना जिस जिस किस्म की ख्वाहिशात का इजहार करते रहे। फिर इमरान खान जो है वो अपना किस किस्म की ख़वातीन को पसंद फरमाते हैं, फिर इमरान खान के हवाले से और इस किस्म की जो घटिया किस्म की चीज़ें जो हैं उनके किरदार की सामने आती रही हैं। अब उसी से मिलती जुलती, अब देखना शेर अफजल मरवत साहब ने पहले इल्ज़ाम लगा दिया कि बैरिस्टर गौहर जो है वो नाअहल और नालायक है, उनको पार्टी की चेयरमैनशिप से इसलिए फ़ारिग किया जा रहा है। और इस मामले पे शेर अफजल मरवत को पार्टी के जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं और नामजद सेक्रेटरी जनरल हैं उमर अयूब साहब, उनकी तरफ से शोकाज नोटिस भी दे दिया गया। तो सर उसके बाद एक वीडियो सामने आई, वीडियो में मिशाल यूसुफजई और शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो बैरिस्टर गौहर साहब के दफ्तर तशरीफ़ ले गए और वहाँ पे जाके दोनों ने जफियाँ वफियाँ डाली। और जफियाँ डालने के बाद, बगलगीर होने के बाद, शेर अफजल मरवत साहब में पता नहीं इमरान खान की रूह आ गई है या वैसे ही वो चूँकि पठान, वैसे दोनों ही पठान है, बैरिस्टर गौहर साहब और शेर अफजल मरवत साहब दोनों पठान हैं। और जनाब मरवत साहब ने जो है वो बैरिस्टर गौहर साहब की चुमियाँ शुमियाँ लेनी भी शुरू कर दी। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि मिशाल यूसुफजई जो है वो वहाँ पे मौजूद है और दोनों जो है वो जपियाँ डाल के चुमियाँ भी ले रहे हैं। और फिर उसके बाद एक और हरकत कर दी मरवत साहब ने, उन्होंने इसके बाद जब एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें वो तीनों बैठे हुए हैं, तो उस वीडियो बयान के दौरान उन्होंने ये बात की कि जी हम भाई हैं, ये छोटे भाई की तरह मुझे अजीज़ हैं, मैं तो इनका बड़ी वो इज़्ज़त भी करता हूँ। तो वो गलत फहमी पैदा हुई थी। लेकिन देखें एक ना बड़ा हिजान पैदा कर दिया गया कि शेर अफजल मरवत को वो अपना शोकाज नोटिस दिया गया। उन्होंने कहा जी ये खलाई मखलूक का काम है। तो मैं सोच रहा था यार ये खलाई मखलूक उमर अयूब को कह रहे हैं खलाई मखलूक, यानी कि इसका मतलब फिर ये हुआ कि एक लम्हे जब वो बैरिस्टर गौहर पर इल्ज़ाम लगाने के बाद उससे बगलगीर हो रहे हैं, उसकी चुमियाँ ले रहे हैं और ये दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक हैं,
उसी वक्त वो दूसरे तहरीक इंसाफ के रहनुमा पर संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये खलाई मखलूक, और खलाई मखलूक किसे कहा जाता है पाकिस्तान में, वो आप समझते हैं। जैसे हम भी कहते थे ना कि बुशरा बीबी ने खलाई मखलूक से रब्ता कर लिया, कंट्रोल टावर से रब्ता कर लिया, तो खलाई मखलूक का मतलब ये है कि फिर ये अपना उमर अयूब जो हैं उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये खलाई मखलूक के इमाम पर फैसले करते हैं। अब इसको किस तरह से वो इसको दोबारा जो है इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे शेर अफजल मरवत साहब, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि शेर अफजल मरवत साहब जो है ना वो एक ख़ास एजेंडे पर अमल पैरा हैं, और एजेंडे का मतलब शायद तहरीक इंसाफ का वो पहले ही शराजा बिखरा जो बचा कुछ है, इसको भी पाया तकमील तक पहुंचाना है। और सर अब आते हैं इलेक्शन की उस साजिश पे जो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की साजिश है। ज़राए के मुताबिक इस हवाले से हमारे अदारों के हाथ ऐसे ठोस शवाहिद लगे हैं कि जिनको किसी भी सूरत झुटलाया नहीं जा सकता। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से कबल एक प्रॉपर्टी टाइकून ने और इसी तरह चंद अहम तरीन मालदार शख्सियात ने, जिनमें जो है वो दीगर बिजनेस से रिलेटेड शख्सियात भी हैं, इवन के मीडिया हाउसेस के मालकान के नाम भी आ रहे हैं, इनकी एक बड़ी जामिया बैठक जो है वो बैरून मुल्क हुई है। मतलब वो आप ये कह सकते हैं कि है तो इस्लामी मुल्क, पाकिस्तान नहीं है, मैं ज़्यादा वजाहत से बात नहीं करना चाहता। वहाँ पे मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में इलेक्शन से पहले ये सारी चीज़ें प्लान की गई कि किस तरह से इलेक्शन पे असर अंदाज किया होना है, किस तरह से मामलात को लेके चला जाएगा। और इस साजिश में पाकिस्तान के मनसूबा साज भी शामिल थे, मतलब वो बराह रास्त नहीं, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली कुछ ऐसे लोग थे कि जो असरअंदाज हो सकते हैं, वो भी थे। तो प्लान ये किया गया था कि जी इस पे सोशल मीडिया के हवाले से बाकायदा तौर पे एक मुहिम जो है वो लॉन्च की जाएगी और सोशल मीडिया के ज़रिए तहरीक इंसाफ की कैंपेन को भरपूर तरीके से जो है वो चलाया जाएगा। अब आप अंदाज़ा लगाएं, थोड़ा सा ज़रा फ्लैशबैक में जाएं कि इलेक्शन के दौरान जब तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान छीन लिया गया था तो तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो आज़ाद हसीयत में थे, लेकिन पीटीए के लोगों के बाकायदा जो है वो इंतखाबी निशानात के साथ, हलकों के साथ, बल्कि वोटर्स की मुकम्मल फरिश्तें जो हैं वो लम्हा ब लम्हा अपडेट होती रहीं और इस हवाले से पोर्टल बन गया और बड़े मौसर अंदाज से ऐसे लग रहा था कि तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जो है वो एक स्टेप आगे चल रहा है, सबसे आगे चल रहा है और फैसला साज बहुत पीछे है। तो ये सारा कुछ बाकायदा तौर पे इस पे बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई, बैरून मुल्क बैठ के इस पे जो काम किया गया उस काम का नतीजा जो है वो नज़र आ रहा था कि सोशल मीडिया पे तहरीक इंसाफ की कैंपेन जो है वो बहुत ज़्यादा मौसर अंदाज में आगे बढ़ रही थी। इसी तरह इस प्लान का ये भी हिस्सा था कि इंतखाबात के जब रिजल्ट्स आएंगे, एक तो ये था कि जी इलेक्शन डे पे किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं होगी, आप मुकम्मल आज़ादी के साथ अपना वोट कास्ट करेंगे, लेकिन इलेक्शन नताइज पे ये प्लान मौजूद था कि जब तक इलेक्शन के जो है वो 10-15% नताइज आएंगे तब तक जो है वो तहरीक इंसाफ के जो नताइज होंगे, यानी कि तहरीक इंसाफ जो है वो तकरीबन 150 से 200 नशिस्तों पर जो है वो आगे दिखाई देगी, उसकी अक्सरियत जो है वो नज़र आएगी। और फिर उसके बाद ये प्लान में शामिल था कि उसके बाद इन्हीं नताइज को सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो फैलाया जाएगा और इस तासर को मज़ीद जो है वो तक़वियत बख्शी जाएगी कि तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप कर रही थी और इस तरह से इलेक्शन के जो नताइज हैं वो मुतनाज़ा हो जाएंगे। और आप देखें कि मुकम्मल इसी मंसूबे के तहत जो है वो मामलात को ख़राब किया गया और तहरीक इंसाफ इसी मंसूबे के तहत ये क्लेम कर रही है कि जी हमारी 180 या 185 सीटें, आपने देखा कभी ये कहते थे 120, फिर 150, फिर 170, फिर 180, और ये इसी वजह से किया जा रहा है कि वो जो 10% तक नताइज थे जो कि बाकायदा मंसूबे के तहत ये सारा कुछ किया गया, वही जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो आज तक सर्कुलेट हो रहे हैं। ये बात नहीं की जा रही कि ये तो 10% थे, नहीं, बस हो गया तो हो गया, लेकिन इस पूरे मंसूबे के पीछे जो भी शख्सियात कारफरमान थी उनकी तमाम डिटेल्स जो हैं वो इस वक्त जो फैसला साज हैं उनके पास पहुंच चुकी हैं और आने वाले दिनों में
इन तमाम शख्सियात के ख़िलाफ़ एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है, क्योंकि अगर ये मामले की इन्वेस्टिगेशन होगी ना कि इलेक्शन में धांधली कैसे हुई, इसका अगर पूरा ऑडिट करवाया जाएगा तो फिर इस ऑडिट में मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त जिस पोजीशन पे नज़र आ रही है ना सर, इस पे नहीं होगी, इससे बहुत नीचे होगी। बल्कि खैबर पख्तूनख्वा का पूरा इलेक्शन मुतनाज़ा है। वहाँ पे जिस किस्म से इलेक्शन करवाया गया उसको आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कह सकते। तो अगर ये मामला आगे निकलेगा तो फिर तहरीक इंसाफ के लिए कई मुकदमात भी होंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ की ये सीटें जो हैं इससे कम भी हो जाएंगी। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि शायद वसी तर कौमी मफाद का वो नारा लगा दिया जाएगा और जो कुछ हुआ उसको बस भूल जाएं और आगे चलें, क्योंकि अगर दोबारा हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो फिर इन इंतखाबात के जो नताइज हैं वो मतलब उसमें बहुत ज़्यादा कशीदगी पैदा हो सकती है। तो लिहाजा मुझे ये लगता है कि शायद फ़ैसला साज इन साजिशों को हज़म कर जाएं, लेकिन जो साजिशी हैं उनको वार्निंग ज़रूर दी जाएगी, उन तक वो तमाम शवाहिद पहुंचा दिए जाएंगे कि ये आप लोगों की हरकत है जो हम तक पहुंच चुकी है, लिहाजा आइंदा के लिए मोहतात रहिएगा। ऐसा ना हो कि आइंदा फिर आपको जो है वो सख्त तरीन सज़ाओं का सामना करना पड़ जाए। अब तक इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।